बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर, 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और ये एग्जांपल मेरे ख्याल में हमने पहले भी देखी है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी डिटेल फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए हैं और उस लेक्चर्स के ऊपर भी है कि जो प्रोविडेंट फंड की डिस्कशन असल में जो नॉर्मली जो प्रैक्टिस है उसमें यही समझा जाता है कि जो प्रोविडेंट फंड है वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सिचुएशन में एग्जम्प्ट है, कुछ में वो टैक्सीबल है। तो अभी छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी अभी कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है आपके सामने। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि जो एक एम्प्लॉई है, मिस्टर ए है, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 9,60,000 रुपये है। TADA उनको मिला है 96,000। ये TADA वो वाला है जो उनको सैलरी के अलावा मिला है, मतलब उन्होंने कोई विजिट किया है कंपनी पर्पज़ के लिए तो उसके अलावा एडिशनल उनको अमाउंट मिली है। यानी कि ये एक्चुअल जो एंटरटेनमेंट या ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो नहीं है। ये एक पॉलिसी के मुताबिक जब एक एम्प्लॉय किसी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है या कंट्री आउट ऑफ कंट्री जाता है, तो कंपनी कुछ एडिशनल TADA देती है एक्चुअल एक्सपेंस के अलावा। तो ये वो वाला है, यानी कि टैक्सी वाला है। उसके बाद बोनस है, 3 लाख उनको रिसीव हुआ है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे हमने लिखा है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF, ठीक है। अब PF कौन सा है? रिकग्नाइज फंड है, ठीक है। अनरिकग्नाइज केस में तो हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है कि वहाँ पे तो टैक्सीबल है, कोई भी उसमें हमें एग्जम्पशन वगैरह अवेलेबल नहीं है, सारे का सारा टैक्सीबल आता है। अनरिकग्नाइज में वो होता है कि जो प्रोविडेंट फंड के रूल्स हैं और जो कमिश्नर को नहीं बताया जाता। यानी कि होता ही है कि कंपनीज एक फंड इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको कहीं पे भी रजिस्टर नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर वही फंड रजिस्टर्ड करवाया जाए प्रोविडेंट फंड रूल्स के मुताबिक, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आता है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई शेयर परचेज कर ली और आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, कंपनी ने वो जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो दोनों अमाउंट थी वो किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, और जब शेयर परचेज हुआ है तो डिविडेंड अनाउंस किया गया और उस डिविडेंड के ऊपर इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। तो मतलब ये है कि रिकग्नाइज के केस में ऑलरेडी टैक्स ऑन स्पॉट जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आता है उसके ऊपर डिडक्ट होता है। इस वजह से वो एग्जम्प्ट दिया जाता है एक सर्टन अप टू सर्टन पोर्शन। वो पोर्शन अभी हम स्टडी करेंगे कि कितने पोर्शन तक वो एग्जम्प्ट है, लेकिन उसके बाद अगर बियॉन्ड दैट लिमिट हो तो फिर भी जो रिकग्नाइज फंड है वो भी टैक्सीबल होगा। लेकिन अनरिकग्नाइज तो हर सूरत में टैक्सीबल है। उसकी रीज़न ये है कि वो कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं किया, कंपनी ने आपसे और अपने पैसे जमा किए और किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर दिए, बैंक में कर दिए, किसी प्लाट में प्रॉपर्टी में कर दिए, कहीं पे भी कर दिए। वो एक पूल बन गया, वहां से प्रॉफिट आ रहा है और उसी पूल से जो एम्प्लॉय को रिटर्न जा रहा है, तो वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस वजह से वो टैक्सीबल आएगा। ये हम बात कर रहे हैं रिकग्नाइज की, RFV, यानी कि जो रजिस्टर्ड फंड है। उस फंड में जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की है ना वो 1,20,000 है, और उस प्रॉफिट के, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है ना एनुअल अक्यूमुलेटेड, वो 18% के हिसाब से 4,32,000 रिसीव हुआ है। अब आता है कि जी इस जो ये एम्प्लॉई है इसकी हमने टैक्सीबल इनकम फाइंड करनी है, यानी कि इसकी टैक्सीबल इनकम कितनी होगी वो हम डिस्कस करने लगे। तो बेसिक सैलरी वैसे ही आ गया 9,60,000, TADA आ गया 96,000, बोनस हमने वैसे ले लिया क्योंकि इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है, 3 लाख आ गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आप देखें तो मैंने उसने की है 1,20,000, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 14,400। ये कैसे आया है इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो वर्किंग 1 है इस केस में, यहाँ तक ही वर्किंग है। इसको आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 रुपया, ठीक है। अब इसमें एक रूल है, ये रूल किस में है? रिकग्नाइज फंड में, कि जो एम्प्लॉयर है उसने की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक खास लिमिट तक स्टॉप कर दिया गया है, कैप लगा दिया गया है कि इससे ऊपर बियॉन्ड दैट लिमिट अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो टैक्सीबल होगी। अब वो लिमिट क्या है कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन माइनस 1,50,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस TADA, यानी कि 1,50,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी का जो लोअर ऑफ होगा वो हम लेंगे। अब ये देखिए ये कैसे आया कि 9,60,000 उसकी बेसिक सैलरी थी, 96,000 TADA अलाउंस था, उसका 10% बनता है 1,05,600। अब 1,05,600 बड़ा है कम है या 1,50,000? तो 1,50,000 कम, ये 1,05,600 कम है, तो इसलिए हमने ये फिगर ले ली, यानी कि 1,20,000 लेस 1,05,600। और ये जो फिगर है अब ये 14,400 जो होगा ये क्या हो जाएगा? टैक्सीबल हो जाएगा। मतलब ये है कि सारे का सारा टैक्सीबल में नहीं आएगा 1,20,000,
एक खास लिमिट के बाद वो टैक्सेबल आएगा। तो ये हमने इसलिए वहाँ पे 14,400 लिख लिया, ठीक है। वो जो उस अगर आपको समझ ना आए तो उसको दोबारा लाजमी देखें, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट क्रेडिट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है 18% एनुअल अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, यानी कि टोटल जो बैलेंस है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है अक्यूमुलेटेड, वो कितना बनता है 4,32,000। मतलब ये हो सकता है किसी साल में 1 लाख हो, किसी में 2, लेकिन क्यूमुलेटेड जो क्रेडिट हो रहा है ना वो 18% हो रहा है टोटल, और 4,32,000 की फिगर है। अब इसके ऊपर भी वर्किंग है। अब मैंने यहाँ पे कितनी फिगर लिखी है 80,000 रुपये। ये कैसे आया इसको स्टडी कर लें। अच्छा जी, इंटरेस्ट क्रेडिट है 4,32,000 लेस, इसमें फिर रूल है, ये सारी बातें रिकॉग्नाइज फंड में हो रही हैं, अनरिकॉग्नाइज फंड में नहीं है। लेस क्या आता है 16% जो टोटल है, मतलब जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है उसकी हमें जो एग्जम्पशन अवेलेबल है, वो कहता है जी 16% तक जो फिगर है ना वो अलाउ है, इससे ऊपर जो फिगर होगी ना वो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। अब आता है कि जी इंटरेस्ट क्रेडिट टोटल रिसीव हुआ 18% और लेस इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 16%। हमने क्या किया 4,32,000 को डिवाइडेड बाई 18 किया, क्योंकि ये 18% है, मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो फिगर आपके पास आ जाएगी 3,84,000। अब फिर आता है, और फिर इसमें फर्दर कंडीशन है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DADA विच एवर इज लोअर। मतलब ये है कि 3,84,000 यानी कि 16% इंटरेस्ट और 1/3 ऑफ बेसिक प्लस DADA विच एवर इज लो। अब ये फिगर कैसे आई 3,52,000 रुपया, ये कैसे आया 3,52,000 के 9,60,000 प्लस 96,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास जो फिगर आ जाएगी 3,52,000 है। अब वो ये कहता है इन दोनों में से जो कम है यानी कि जो लेस है, तो लेस कौन सा है 3,52,000। तो 4,32,000 टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये एग्जम्पशन मिल गई, बाकी फिगर क्या आ गई टैक्सीबल, तो वो हमने फिगर क्या की यहाँ पे लिख दी 80,000। इसका मतलब ये हुआ कि रिकग्नाइज फंड में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी एक सर्टन कैप है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है उसके ऊपर भी एक सर्टन कैप, उस कैप के बाद जो इनकम या जो एडिशनल अमाउंट आएगी वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। और यहाँ पे आप देखें तो 9,60,000 बेसिक था, TADA था, बोनस था, और ये फिगर दोनों ऐड करने के बाद जो टोटल टैक्सीबल इनकम बन गई वो 14,50,000 होगी। अब इसके ऊपर जो एनुअल स्लैब रेट होंगे वो हम अप्लाई करेंगे, और जैसे 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेस देन इक्वल टू 6 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है, 0% है। 6 लाख 1 से जो 12 लाख तक 5% है, और बाकी 10% के हिसाब से जो इनकम बनेगी उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा, यानी कि टोटल इनकम के ऊपर जिस स्लैब में फॉल कर रहा है टोटल जो टैक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 40,000 टैक्स बन गया है, ठीक है, टोटल इस इनकम के ऊपर, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और इक्वल अमाउंट उनकी सैलरी से डिडक्ट करते जाएंगे। अब आपके जेहन में क्वेश्चन ही आ सकता है कि ये फिगर हो सकता है हमें साल के एंड में पता चले, तो ऐसा ही है जून में नॉर्मली पता चलता है, तो जून में बाकी तो ये 3 अमाउंट की बेस पे आपने स्लैब ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा, उसके मुताबिक एक इक्वल अमाउंट डिडक्ट हो रही होगी। लेकिन ये जो दो फिगर हैं जून में ऐड करें और ये देखें कि 40,000 टैक्स बना है, इसको ऐड करने के बाद और जो मई तक लेट्स से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है जो उसकी सैलरी में से, जो कि हर महीने आप इसकी बेसिस पे डिडक्ट कर रहे हैं, वो 30,000 है तो बाकी बच गया 10,000। तो ये आप क्या करेंगे उनकी जून की सैलरी में एडजस्टमेंट करके तो उन वहां से एडजस्ट कर लेंगे। तो पर्पज ये है कि जो 14,50,000 टोटल सैलरी बनती है, क्या उसके ऊपर सारा टैक्स डिडक्ट हुआ है एक साल में, तो ये हमारा बेसिक पर्पज है, क्योंकि इसी के ऊपर बाद में हमारे ऊपर क्वेश्चन आते हैं FBR की तरफ से कि आप सैलरी ये डिटेल कर रहे हैं और आपने टैक्स कितना डिडक्ट किया है। तो ये केयरफुली आपने कंसीडर करना है, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का बेनिफिट है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर जो सही टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉई है उसको पे करना पड़ेगा, और वो एक ही बार हो सकता है ज्यादा पे करे, सम टाइम पे डिक्लेयर ही नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि दोनों सिचुएशंस पे जो एम्प्लॉयर है उसको भी सही कैलकुलेशन करनी है। अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब कर रहे हैं, कंसल्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टैक्स कितना बनता है और कितना हमने इक्वल अमाउंट सैलरी से डिडक्ट करनी है। अब पॉइंट ये आता है कि जी क्या हमने इसको रिपोर्ट करना है, तो ऐसा अगर तो हम हर महीने जैसे ये टैक्सेबल सैलरी आ रही है, ठीक है, कि तो ये टैक्स के लिए तो हमने इसको रिसीव हो गया हमें, यानी कि इनकम में आ गया, उसके ऊपर टैक्स हम दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जो इंटरेस्ट है ये हमें रिसीव नहीं हुआ, सम टाइम इंटरेस्ट जो कुछ कंपनीज हैं प्रोविडेंट फंड एनुअल ट्रांसफर करती हैं जो एडिशनल अमाउंट है, कुछ ऐसी हैं जो क्वार्टरली दे देती हैं, कुछ ऐसे हैं जब आप जॉब छोड़ते हैं तो फिर आपको रिसीव होता है। तो दोनों सिचुएशंस में अगर टैक्स इस पे कैलकुलेट हो रहा है और आपको ये क्रेडिट नहीं मिल रहा, ये अमाउंट आपको क्रेडिट नहीं मिल रही, तो कोई मसला नहीं है, वो जो अमाउंट सारी की सारी होगी, ये जो टैक्स की इनकम आएगी, तो ये जो फिगर है ये आप उसी तरीके से रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके अकाउंट में भी तो क्रेडिट तो नहीं हुई,
तो ये सारी की सारी उसी तरीके से ब्रेकअप सैलरी की बेस पे ये सारे के सारा हम रिटर्न के अंदर अदर एसेट के नाम पे ओपन करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिट, उसमें हम ऐड करते जाएंगे, वो एसेट की फॉर्म में ऐड होता जाएगा। और जब ऑब्वियसली हमें रियलाइज होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद ये फिगर बन जाती है 5 लाख रुपया और हमें 5 लाख रिसीव होता है, तो वहां से हमारे बैंक या कैश में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। और ये रिकग्नाइज के केस में, अनरिकग्नाइज के केस में ये होगा कि जितनी भी अमाउंट रिसीव होगी फुली टैक्सेबल होगी और हमने उसके ऊपर टैक्स देना है। तो सर्टन कैप्स अवेलेबल हैं सिर्फ रिकग्नाइज फंड के केस में, जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी कैप है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी कैप। उम्मीद है कि आपका ये जो प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।